ओके। हेलो फ्रेंड्स। आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने ना इस वीडियो को पहले रीडिंग कर रहा हूँ, मतलब पहले शूटिंग हो रहा है, शूट कर रहा हूँ बिकॉज इसके बाद मेरे पास और अ, बहुत कुछ अलग काम है। तो मैंने आज डिसाइड किया कि इसे आज पहले ही रीडिंग करते हैं एंड उसके बाद में इसके वीडियो को अपलोड करेंगे। ओके। तो आपको फिर से स्वागत करना चाहूँगा एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे ही रहेंगे। एंड अगर किसी को कुछ भी हुआ होगा तो मैं भगवान के पास प्रार्थना करता हूँ कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए, जो भी कुछ हुआ होगा प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में। ओके। तो आपको आज हम क्या रीडिंग करने वाले हैं? आज हम क्या रीडिंग करने वाले हैं आपको पता होगा। ओके। सॉरी, अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक रीडिंग कर रहा हूँ एंड इसकी जो चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी रीडिंग कर चुका हूँ। तो अगर अगर किसी को देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हो। ओके। एंड अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो कहाँ पर अच्छी नहीं लग रही है, ओके, कहाँ पर मेरी कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गलतियाँ हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं बिना हेजिटेट हुए। ओके। ताकि मैं उसे सुधर सकूँ और आने वाले जो आगे आने वाले वीडियोस में उससे मैं ठीक करूँ। ओके। तो थोड़ी सी मैं जो मैंने रीडिंग किया था कल उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूँगा एंड उसके बाद आज के टॉपिक ऊपर आएंगे। एंड लास्ट जो वीडियो था उसमें हम बात कर चुके हैं कि सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में। एंड ऑथर कहते हैं कि मैंने क्यों सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 ये दोनों टर्म्स को यूज़ किया, ना कि किसी और टर्म्स क्यों यूज़ नहीं किया। वो कहते हैं कि अगर मैं सिस्टम 1 की जगह ऑटोमेटिक सिस्टम वर्ड यूज़ करता और सिस्टम 2 के जगह एफर्टफुल सिस्टम टर्म को यूज करा होता तो वो टर्म्स ना बहुत बड़े हैं एंड वो आपके जो दिमाग के माइंड में ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे आपके दिमाग में तो आपकी जो सोचने की क्षमता वो थोड़ी घट जाती है। इसलिए वो कहते हैं मैंने इस सिस्टम 1 सिस्टम 2 ये टर्म्स याद करने में भी बहुत आसान होता है एंड रीडिंग करने में भी एंड ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा आपके दिमाग में, ताकि आप अच्छे से सोच पाएँ। एंड जैसे कि हमें पता है हम किसी की निक नेम से ना उनको ज़्यादा याद करते हैं, बल्कि अ, उनकी जो रियल नेम होती है वो डिफरेंट होती है, वो अलग बहुत बड़ा होता है, तो उसे उनको याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके। इसलिए वो कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि मुझे समझाने और तुम्हें समझने में ईज़ी हो, इसलिए मैंने सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2 टर्म्स यूज़ किया। एंड आल्सो वो कहते हैं कि जो सिस्टम 1 सिस्टम 2 जो 2 कैरेक्टर्स हैं, 2 एजेंट्स हैं, वो एक्चुअली में दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि दिमाग में अगर कोई एजेंट रहता है रहेगा तो इट इम्पॉसिबल ना। बट ऐसे अ, ऐसे माना गया है, मानते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर टाइप्स क्या होते हैं जिनकी काम डिफरेंट होती है, इनकी पर्सनालिटी अलग होती है, इनकी कैपेबिलिटी अलग होती है, इनकी एडवांटेज अलग, डिसएडवांटेज अलग, सब कुछ अलग अलग होते हैं काम। ओके। ये था यस्टरडे के बारे में। एंड आज की जो मैं रीडिंग करने वाला हूँ वो होने वाली है अनदर नेक्स्ट चैप्टर फ्रॉम द पार्ट 1। पार्ट 1 की जो सेकंड चैप्टर दैट इज अटेंशन एंड एफर्ट के बारे में आज हम रीडिंग करेंगे। तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले स्टार्ट करता हूँ। तो पहले एक पैराग्राफ लिखा है, तो पहली पैराग्राफ को रीडिंग करते हैं। ओके। जो पहली पैराग्राफ में ये है कि इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ दिस बुक being made into a film, System 2 would be supporting character who believes herself to be the hero. The defining features of System 2 in this story is that its operations are effortful and one of its main characteristics is laziness and
reluctance to invest more effort than is strictly necessary. As a consequence, the thoughts and actions that System 2 believes it has chosen are often guided by the figure at the center of the story, System 1. And however, there are vital tasks that only System 2 can perform because they require effort and acts of self control in which intuitions and impulses of System 1 are overcome. ओके, ऑथर ये इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं? ऑथर कहते हैं इसमें एक एक ये बुक है जैसे लाइक ए फिल्म में एक जैसे हीरो होता है एंड साइड सपोर्टर भी होता है, एंड इसमें जो मेन जो कैरेक्टर होने वाली है वो सिस्टम 1 होने वाली है, एंड जो सपोर्टिव कैरेक्टर में निभाने वाले हैं सिस्टम 2। एंड देखो, एंड सिस्टम 2 हु बिलीव्स हरसेल्फ टू बी हीरो, वो जो सिस्टम 2 है वो अपने आप को बिलीव करता है कि वो हीरो है, एंड वो ओके ओके ये जो पूरी स्टोरी है सिस्टम 2 की वो पूरा एफर्टलेस, एंड सिस्टम 2 जो काम कर सकता है वो चीज़ें कुछ कुछ वो चीज़ें वो सिस्टम 1 नहीं कर सकता, बिकॉज system 2 requires effort and acts of self control in which intuition and impulses system 1 वो परे हो जाते हैं, system 1 से बाहर। ओके, तो नेक्स्ट इज मेंटल एफर्ट। ओके, तो पहली पैराग्राफ ये था, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में बात किया जाए तो ये मेंटल एफर्ट के बारे में। तो मेंटल एफर्ट में क्या है? इफ यू विश टू एक्सपीरियंस योर सिस्टम 2 working at full tilt, the following exercise will do. It should bring you to the limits of your cognitive abilities within 5 seconds. To start, make of several strings of 4 digits, all different, and write each string on an index card. Place a blank card on the top of the deck. The task that you will perform is called add one. Here is how it goes. Okay, यहाँ पर जो अभी मैंने जो रीडिंग किया इसमें कहा जाता, ऑथर कहते हैं यहाँ पर एक गेम है जो कि आपको जो कॉग्निटिव एबिलिटीज होते हैं वो ब्रिंग करता है, लिमिट्स ऑफ द कॉग्निटिव एबिलिटीज विद इन 5 सेकेंड। कैसे? एक स्ट्रिंग लेना है एंड एक कार्ड्स लेना है, एंड कार्ड्स में डिफरेंट क्या स्ट्रिंग का डिजिट लिखना है। वो कैसे काम करेगी नेक्स्ट देखते हैं। ओके, कैसे, और इस गेम का इस गेम को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, जैसे कि आर वन ऐसे करके। तो क्या है वो? तो नेक्स्ट है स्टार्ट बीटिंग ए स्टेडी रिदम, और बेटर येट सेट ए metronome at 1 second. Remove the blank card and read the 4 digit aloud. Wait for 2 beats. Then report a string in which each of original digits in is incremented by 1. If the digits on the card are 5294, the correct response is 6305. Keeping the rhythm is important. ओके ओके, यहाँ पर क्या कहते हैं कि जो स्टार्ट बीटिंग स्टेडी रिदम को आपको बीट करना है। तो रिमूव, पहले आपको जो टॉप में होता है जो ब्लैंक कार्ड होता है उसे आपको निकालना होगा, एंड रीड द 4 डिजिट, उसके बाद जो 4 डिजिट को आपको रीड करना है ज़्यादा साउंड लाउड के, एंड वेट फॉर 2 बीट्स, और 2 बीट्स को वेट करना है, एंड उसके बाद आपको उसका रिपोर्ट देना है, एंड ओरिजिनल डिजिट होगी जो उसमें इंक्रीमेंट करना है, इंक्रीमेंट मतलब उसमें ऐड करना है 1। ओके, अगर उस कार्ड की जो नंबर्स 5294 होंगे तो उसकी जो करेक्ट रेस्पॉन्स होगी 6305। कीपिंग द रिदम इज इम्पोर्टेंट, रिदम को बजाय रखने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
Okay, and next is few people can cope with more than 4 digits in the art one task, but if you want a harder challenge, please try art 3. ओके, अगर आप थोड़ा ज़्यादा इससे ज़्यादा चैलेंजिंग और डिफिकल्ट वाला टास्क चाहते हो तो इसमें एक आर्ट करने के बजाय आप यहाँ पर 3 आर्ट कर सकते हो. Next, if you would like to know what your body is doing while your mind is hard at work, set up 2 piles of books on a study table. Place a video camera on one and lean your chin on the other. Get the video going and stare the camera lens while you are working and add 1 or add 3. Exercises. Later you will find the changing size of your pupils, a faithful record of how hard you work. ओके, अदर कहते हैं कि अगर आपको हार्ड वर्क देखना है, जानना है, तो क्या करना होगा. आपको अब आपकी स्टडी टेबल पे 2 बुक्स लेने होगी. उसके साथ वो आपके जो फ़ोन की कैमरा को आपके सामने रखना होगा और उसकी जो वीडियो मोड को उसे ऑन करनी होगी. एंड आपको एक जो ऐड करना है, 1 ऐड करना है एंड 1 और 3 ऐड करना है. उस वक्त आप कैमरे को देख कर करें तो आपका पता चलेगा. जब ये सारे ख़त्म होने के बाद लास्ट में आप जब उस वीडियो में देखोगे कि जो आप जब ऐड करते हो उस टाइम पे जो आँखों की जो पपिल्स कि जो कैसे रिएक्ट होते हैं, कैसे बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, कैसे भी एक्सप्रेशंस होते हैं, वैसे आप देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में है, आई हैव ए लॉन्ग पर्सनल हिस्ट्री विथ द आर वन टास्क early in my career. I spent a year at University of Michigan as a visitor in a laboratory that studied hypnosis. Casting about for a useful topic of research, I found an article in Scientific American in which the psychologist Eckhart has described the pupils of the eye as a window to the soul. I reread it recently and it found it inspiring. It begins with his reporting that his wife had noticed his pupils widening as he watched beautiful nature pictures. And it ends with 2 striking pictures of the same good looking woman, and somehow appears much more attractive in one than in the other. There is only one difference. The pupils of the eyes appear dilated in the attractive picture and constricted in other. Hess also wrote a belladonna, a pupil dilating substance that was used as a cosmetic and of bazaar shops as suppers who wear dark glasses in order to hide their level of interest from merchants. ओके, इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि जो मेरी मेरी पर्सनल हिस्ट्री में R1 टास्क इज बहुत काम आए हैं. एंड जब मैं अपनी जो अर्ली करियर में अपना जो कुछ साल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन में बिताया है, एंड उसमें जो एक विजिटर होते हैं लेबोरेटरी में, एंड वो स्टडीड करते थे हिप्नोसिस के बारे में. एंड वो आर्टिकल साइंटिफिक अमेरिकन इन विच साइकोलॉजिस्ट एक हार्ड हैज डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे जो आँखें की जो पोपल्स होते हैं वो विंडोज टू द आवर सोल, हमारे सोल के लिए वो रास्ते हैं. एंड आई रीड रिसेंटली द अगेन फाउंड इंस्पायरिंग. एंड मैं और कुछ आर्टिकल्स रीडिंग किया जो कि मुझे यूजफुल मिले. ओके, वो क्या थे, वो कहते हैं जब भी हम कुछ बहुत ब्यूटीफुल अच्छी पिक्चर्स को देखते हैं तो हमारी जो पोपिल्स होते हैं वो वेडनिंग. एंड जब हम कुछ ऐसे कुछ दो अच्छी चीज़ें देखते हैं एक टाइम पे तो हमारे कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, मतलब वो स्क्वीज हो जाते हैं थोड़ी सी. एंड ऐसे भी होते हैं हमारे इन द केस ऑफ वोमेन. जब हम लड़की को देखते हैं, खूबसूरत लड़की को देखते हैं, तभी भी हमारी आँखों की जो पोपल्स होते हैं वो वेडनिंग होते हैं, मतलब
एक्सपेंड होते हैं। एंड आज सोबतर कहते हैं कि जो बाजार में जो pupil dilating substance was used to cosmetic, and bazaar shoppers to wear dark glasses in order to hide their level of interest from merchants. ओके ओके। जो शॉपर्स होते हैं, बाजार के जो शॉपर्स होते हैं वो यूज करते हैं ब्लैक ग्लासेस को। क्यों? बिकॉज वो उनकी जो इंटरेस्ट फ्रॉम द मर्चेंट से, वो उनकी जो इंटरेस्ट ऑफ द लेवल आंखों से ही पता चल जाता है, तो उन्हें हाइड करने के लिए वो ब्लैक ग्लासेस को यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ, वन ऑफ हेसेस फाइंडिंग especially captured my attention and especially captured my attention. He had noticed that the pupils are sensitive indicators of mental effort. They dilate substantially when people multiply two digit numbers, and they dilate more if the problems are hard than if they are easy. His observation indicated that response to mental effort is distinct from emotional arousal. Hesse's work did not have much to do with hypnosis, but I concluded that the idea of the visual indication of mental effort had promised a research topic. A graduate student in the lab, Jackson Beatty, shared my enthusiasm and I got to work. ओके ओके। एंड ऑथर कहते हैं कि जो हेल्थ की वर्क के एक स्पेशली मैंने एक चीज़ को मैंने उन्होंने पाया है, वो क्या है कि जब भी हम कुछ कैलकुलेट करते हैं हमारे माइंड पे, जब भी हम कैलकुलेट करते हैं हमारे माइंड पे, कि जब हमारा जो इजी होता है, जैसे कि वगैरह 1 into 1, 2 into 2, वो ये सारे सब इजी होते हैं। तो इस जब हम इजी चीज़ करते हैं तो हमारे जो पोपल्स होते हैं आइस की, वो वेडनिंग हो जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर थोड़ी सी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, कुछ सोचना पड़ जाता है उस बीच में, तो वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं हमारी पोपल से। इसलिए कहते हैं, अदर कहते हैं कि जो हमारी आँखें होते हैं, आँखें वो हमारे सोल के दरवाजे होते हैं। ओके, and next, the BT and I developed a setup similar to an optician's examination room, in which the experimental participants leaned her head on a chin and forehead rest and stared at the camera while listening a pre-recorded information and answering questions on the recording beats of a metronome. The beats triggered an infrared flash every second, causing a picture to be taken. At the end of each experimental session, we would rush to have the film developed, the projected the images of the pupil on a screen, and go to work with a ruler. The method was a perfect fit for young and impatient researchers. We knew our results almost immediately, and they always told a clear story. Okay, ऑथर ऑथर एंड बेटी, जो कि एक ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो लैब की, वो उसके साथ वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कि ऑप्टिशियन एग्जामिनेशन रूम की जैसा। एंड वो जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो लीन्ड एंड ऑन अपनी हेड को नीचे एंड चीन इंफॉर्मेशन आंसरिंग क्वेश्चन। एंड वो देखो, वो रिकॉर्डिंग चालू करते हैं एंड एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड वो नोटिस करते हैं कि जो जब आप वो चीन ऊपर करते हैं तो वो बीड्स बीड्स में वो इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेस फ्लैश होती है। ओके, इन द पिक्चर में। ओके, एंड वो सारी जो अच्छी क्लियर स्टोरीज बताती हैं। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ में, BT and I focused on phased tasks such as add one, in which we knew precisely what was on subject's mind at any time. We recorded strings of digits on beats of the metronome and instructed the subject to repeat or transform the digits one by one, maintaining the same rhythm. We soon discovered that the size of pupil
varied secondly by second, reflecting the changing demand of the task. The shape of the response was an inverted V, as you experienced it if you tried add 1 or add 3. Effort builds off with every added digit that you hear, reaches an almost intolerable peak as you rush to produce a transformed string during and immediately after the pause, and relaxes gradually as you unload your short-term memory, the pupil data, corresponded precisely to subjective experience. Longer strings reliably caused larger deletions. The transformation task compounded the effort, and the peak of pupil size coincided with maximum effort. Add one with a 4-digit causes a larger dilation than the task of holding 7 digit for immediate recall. Also, add 3, which is much more difficult, is the most demanding that I ever observed. In the first 5 seconds, pupil dilates by about 50% of its original area, and heart rate increases by about 7 beats per minute. This is as hard as people can work. They give off if more is asked of them. When we exposed our subjects to more digits than they could remember, pupil stopped dilating, actually shrunk. Okay, इस पैराग्राफ में क्या है, ऑथर कहते हैं कि आर वन आर थ्री वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो कि पहले बता चुके हैं, जो रिजल्ट पहले जो शुरुआत इस टॉपिक की शुरुआत में भी बता चुके हैं। एंड वो कहते हैं जब हम इजी इजी जो आर वन के इजी डिजिट्स लेते हैं तो उसमें जो डायलेशन ऑफ जो पॉपिल्स की जो पॉपिल्स एंड हार्ट बीट वो थोड़ी सी पॉपिल्स आई के पॉपिल्स वो वर्निंग हो जाते हैं एंड हार्ट बीट नॉर्मल रहता है। बट अगर हम आर थ्री लेते हैं उस डिजिट्स में 7 नंबर डिजिट का एंड आर थ्री लेते हैं तो हमारी वर्निंग वो 50% ओरिजिनल जो वर्निंग से कम हो जाता है। एंड उसके साथ साथ हम जो हार्ट बीट होती है, हार्ट बीट ऑफ द रेट हार्ट की जो रेट ऑफ हार्ट बीट बहुत थोड़ी सी बढ़ जाती है। Okay. And next paragraph, we worked for some months in a spacious basement suite in which we had set up a closed circuit system that projected an image of the subject's pupil on a screen in the corridor. We also could hear that was happening in the laboratory. The diameter of the projected pupil was about a foot. Watching it dilate and contract when the participant was at work was a fascinating sight, quite an attraction for visitors in our lab. We amused ourselves and impressed our guests by our ability to divine when the participant gave off on a task. During a mental multiplication, the pupil normally dilated to a large size within a few seconds and stayed large as long as the individual kept working on the problem. It contracted immediately when she found a solution or gave up. As we watched from the corridor, we could sometimes surprise both the owner of the pupils and our guest by asking, "Why did you stop working just now?" The answer from inside the lab was often, "How did you know?" To which we would reply, "We have a window to your soul." ओके इस पैराग्राफ में क्या कहते हैं, ऑथर कहते हैं कि ओके आप पूरी सिंपल में आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट किया गया है एंड एक्सपेरिमेंट में एक पेशेंट को लिया गया, एक पेशेंट नहीं कहेंगे उससे, पार्टिसिपेंट कहते हैं। ओके एंड पार्टिसिपेंट उन्हें एक नंबर दिया गया है उन कैलकुलेशन करने के लिए। जब वो कैलकुलेशन करते हैं अपने माइंड के अंदर, वो उनकी जो आँख है जो पुपिल वो एक्सपेंड हो जाते हैं, वर्निंग हो जाता है। ओके वर्निंग हो जाता है एंड
कोडिंग हो जाता है तो ऑथर को पता चल जाता है कि हाँ ये अपने अंदर कैलकुलेशन करता है। एंड वो जब तक कंस्ट्रिक्टेड नहीं होगा जब तक वो अपना प्रॉब्लम ना उसके दिमाग के अंदर ही वो उस प्रॉब्लम को सॉल्विंग करने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जब वो प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाता है और और उसे गिव अप कर देता है तो उसकी जो आंखों की जो वेडनिंग होता है वो थम जाता है, मतलब रिड्यूस हो जाता है। ओके। एंड ऑथर इससे उसे पूछते हैं कि तुम क्यों कैलकुलेशन करना बंद बंद कर दिया, या व्हाई यू गिव अप क्यों किया। तो जो पेशेंट पूछता है कि आपने कैसे जाना कि मैं कैलकुलेशन करना बंद किया। अतर कहते हैं इसमें कि मैंने आपकी जो दरवाजे दरवाजे तुम्हारे सोल के जो दरवाजे में मुझे पता है, मैं तुम्हारे सोल के अंदर जाने के दरवाजे मुझे पता है। आई हाव, मैं जानता हूँ। वो क्या है, वो आइज है। ओके, इसलिए कहते हैं ना आइज बहुत कुछ कह देते हैं। ओके। And next paragraph है the casual observation we made from the corridor were sometimes as informative as for formal experiments. I made a significant discovery as I was idly watching a woman's pupil during a break between two tasks. She had kept her position on the chin rest, so I could see the image of her eye while she engaged in routine conversation. With the experimenter, I was surprised to see that the pupil remained small and did not noticeably dilate as she talked and listened. Unlike the tasks that we were studying, the mundane conversation apparently demanded little or no effort, no more than retaining 2 or 3 digits. This was a eureka moment. I realized that the tasks we had chosen for study were exceptionally effortful. An image came to mind, mental life. Today I would speak of life of System 2 is normally conducted at the pace of the comfortable walk, sometimes interrupted by episode of jogging and on rare occasions by a frantic sprint. The R1 and R3 exercise are sprints and casual chanting in a stroll. Okay. इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि एक कैजुअल ऑब्जर्वेशन वी मेड इन द कॉरिडोर वाज were sometimes informative for the formal experiments, but वो कहते हैं कि एक वोमेन की पुपिल्स को देखा इन द ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ 2 टास्क, 2 टास्क के जो बिटवीन के एक ब्रेक होता है उस टाइम पे वो उनकी आंखों को देखा पुपिल, एंड ही केप्ट अ पोजीशन ऑफ चिन रेस्ट। एंड वो काम करते हैं लड़कियां, वो काम करते हैं चिन को। एंड आई कुड सी द इमेज ऑफ हर आई व्हाइल एंगेज इन रूटीन। एंड मैंने उनकी आंखों को देखा जब वो रूटीन में एंगेज हो जाते हैं। ओके। एंड दिस वाज अ मोमेंट, दिस मोमेंट को कहते हैं यूरेका मोमेंट। एंड इस मोमेंट में लिटिल डिमांडेड लिटिल और नो एफर्ट। ओके, ये इसे कहते हैं मोंडेन अपरेंटली कन्वर्जेशन कह सकते हैं इसे। ओके। एंड इसमें ऑथर कहते हैं टुडे आई स्पीक द लाइफ ऑफ स्टोरी सिस्टम 2 एंड नॉर्मली कंडक्टेड एट फेस ऑफ द कंफर्टेबल वॉक। जैसे कि हम जब वॉकिंग करते हैं तो हमारी जो नॉर्मली हार्ट रेट होती है तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हम स्प्रिंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो हार्ट रेट होती है बहुत बढ़ जाती है, हार्ट बीट की रेट। तो अदर कहते हैं जो R1 एंड R3 की जो एक्सरसाइज थी वो आर लाइक एन sprints and the casual chatting in the stroll. Okay. Next paragraph, we found that people who engaged in mental sprint may become effectively blind. The authors of The Invisible Gorilla had made the gorilla invisible by keeping the observers intensely busy counting passes. We reported a rather less dramatic example of blindness during
add one, our subjects were exposed to a series of rapidly flashing letters while they worked. They were told to give the task complete priority, but they were also asked to report at the end of the digit task whether the letter K had appeared at any time during the trial. The main finding was the ability to detect and report that target letter changed in the course of 10 seconds of the exercise. The observers almost never missed a K that was shown at the beginning or near the end of the add one task, but they missed the target almost half the time when mental effort was at its peak. Although we had pictures of their wide open eye staring straight at it, and failures of detection followed the same inverted V pattern as the dilating pupil. The similarity was reassuring. The pupil was a good measure of physical arousal that accompanies mental effort, and we could go ahead and use it and understand how the mind works. Okay. अ, पूरी बात इसमें जो कहने को चाहते हैं ऑथर कहते हैं कि वी फाउंड पीपल वी व्हेन एंगेज्ड इन मेंटल स्प्रिंट, जब पीपल मेंटल स्प्रिंट करते हैं, इसका मतलब नहीं है कि आप रनिंग ही करना। मेंटल स्प्रिंट का मतलब आपके दिमाग के अंदर अनकाउंटेबली आपके थॉट्स चल रहे होते हैं, तब भी आप इफेक्टिवली ब्लाइंड हो सकते हैं। ओके, इसमें एक एग्जांपल मुझे याद आया कि इस स्टेट को कैसे ये कौन सी स्टेट है। आप कभी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ, जब आप किसी बुक को रीडिंग कर रहे हो या किसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हो, बट आपके दिमाग के अंदर ना आपकी बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है बट आपकी माइंड एब्सेंट है। आपकी माइंड कहाँ कहाँ बाहर कहीं शहर पे कहीं पार्क पे होगा, एंड वहाँ पर सोच रहे हाँ यार वो पार्क में एक लड़की आई थी, एंड हाँ उसने कलर की ड्रेस पहनी थी, लेकिन वो तुम्हारे माइंड में रनिंग हो रही है। तुम माइंड के अंदर स्प्रिंट कर रहे हो, क्योंकि वो स्प्रिंट ना एक जगह से दूसरी जगह जाना तो स्प्रिंटिंग ही कहते हैं। तो आपकी माइंड इस जगह से पार्क में गया है यहाँ से, तो इसका मतलब आप स्प्रिंट कर रहे हो, तो इसी में वो ब्लाइंड इफेक्टिवली होता है, ब्लाइंड हो जाते हैं। एंड इस चीज़ को ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन। ओके, एंड आल्सो यहाँ पर कहते हैं कि हम किसी की आंखों को देखकर उनकी बॉडी की सिचुएशन को हम भाप सकते हैं एंड जान सकते हैं कि उनके अंदर किस टाइप की अराउजल होती है। मतलब फिजिकल अराउजल अकम्पनीज मेंटल एफर्ट। अगर मेंटल में कुछ काम चल रहा है तो उसकी आंखें अराउजल होती हैं, एंड कुछ काम होता है तो वो नॉर्मल रहते हैं आंखें। ओके, and next coming to the another paragraph, that is most like the electricity meter outside your house or apartment, the pupils offer the index of the current rate at which mental energy is used. The analogy goes deep. Your use of electricity depends on what you choose to do, whether to light a room or toast a piece of bread. When you turn on a bulb or toaster, it draws the energy it need but no more. Similarly, we decide what to do, but we have limited control over the effort of doing it. Suppose you are shown four digits, say 9462, and told that your life depends on holding them in memory for 10 seconds. However much you want to live, you cannot exert as much effort in this task as you would be forced to invest to complete an R3 transformation on the same digit. ओके, यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि आपके जो अपार्टमेंट हो गया, आपके घर हो गया, आपके घर के बाहर एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड होती है। ओके, दैट डिसाइड्स कि आप कितनी एनर्जी यूज किया है, एंड उस हिसाब से वो मीटर बढ़ती जाती है। तो ऑथर कहते हैं
हम उस एनर्जी को यूज करके एक लूम को लाइटनिंग करें या किसी ब्रेड को ट्विस्ट करें, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके ऊपर कंट्रोल है। बट इन द केस ऑफ आपके दिमाग ओके, उसमें भी एनर्जी लगती है कुछ चीज़ें करने के लिए एंड वो आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन ये ज़्यादा आपके कंट्रोल में नहीं होता, तो आप इसके लीस्ट एफर्ट देना। ओके, जनरल लो सॉरी, कहाँ था यार, इंफॉर्मेशन। ओके okay, when you turn to bulb twister and it draws energy it needs but more, no more. Similarly concept, but we have हमारी माइंड में we have limited control over हमारी एफर्ट, हम क्या करेंगे वो हमारे अंदर एक लिमिटेड कंट्रोल है। ओके, एंड यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, एक डिजिट 9462, अगर इसमें आर थ्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द सेम डिजिट की किया जाए तो क्या होगा। तो नेक्स्ट पैराग्राफ है, system 2 and the electrical circuits in your home both are limited capacity, but they respond differently to threatened overload. A breaker trips when the demand for current is excessive, causing all devices on that circuit or to lose power at once. In contrast, the response to the mental overload is selective or precise. System 2 protects the most important activity, so it receives the attention it needs. Spare capacity. It allocated second by second to other tasks. In our version of the Gorilla experiment, we instructed the participants to assign priority to the digit task. We know that they followed that instruction because the timing of the visual target had no effect on the main task. If the critical letter was presented at a time of high demand, the subject simply did not see it. When the transformation task was less demanding, detection performance was better. ओके ओके, इस पैराग्राफ में क्या है, आप सभी को पता होगा कि जब इलेक्ट्रिसिटी में जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा हो जाती है तो वो सारे चीज़ें जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं उस इलेक्ट्रिक वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, वो उसे सारे को फ्यूज कर देता है, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव जो एनर्जी है उसे रिड्यूस करने के लिए, उसे कंट्रास्ट करने के लिए। लेकिन इन द केस ऑफ हमारे माइंड ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो सारी हमारे जो सेल्स होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। ओके, हमारे दिमाग में क्या होता है, हमारे दिमाग में एक कैपेसिटी है, स्पेयर कैपेसिटी कहते हैं उससे। ओके, वो क्या कहता है करता है कि जो अलोकेट करता है सेकंड बाय सेकंड अदर टास्क। जैसे कि हमारे जो एक्सपेरिमेंट लिया गया था गोरिल्ला वाली, एंड पार्टिसिपेंट असाइन प्रायोरिटी द टू द डिजिट्स। ओके, विजुअल टारगेट हैड नो इफेक्ट ऑन मेन टास्क। जो मेन टास्क होता है वो विजुअल टारगेट कोई इफेक्ट नहीं करता। एंड वो कहते हैं कि अगर जब हम हमारे माइंड में अगर एक्सेसिव ओवरलोड हो जाता है, एक्सेसिव ओवरलोड हो जाता है तो जब उस टाइम पे अगर जो भी चीज़ हम याद करने की कोशिश करेंगे कुछ भी चीज़ें याद नहीं रहेगी, बिकॉज एक्सेसिव हो चुके हैं एनर्जी दिमाग में एंड उसमें कोई स्पेस नहीं है। एंड उस चीज़ को रिड्यूस करने के बाद ही आप उसमें कुछ डाल सकते हैं। जैसे कि हो गया एक बॉक्स है, सॉरी बॉक्स नहीं लेते, एक ग्लास के अंदर पानी भर के है, फुल वाटर पूरा फुल है उसमें एक ग्लास के अंदर, अगर उसमें पानी और डाला जाएगा तो वो पानी बाहर आएगा। सेम सिमिलर केस होता है, अगर हमारे दिमाग में एनर्जी फुल है एंड हम फिर से एनर्जी ट्राई करके एक चीज़ को उसमें घुसाना चाहते हैं तो नहीं होगा। एंड बेटर उसे हम जब याद कर सकते हैं जब वो ओवरलोडिंग ना थोड़ी सी कम रिड्यूस हो जाती है तो हम बेटर चीज़ों को याद कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द सोफिस्टिकेटेड एलोकेशन ऑफ अटेंशन हैज़ बीन honed
by a long evolutionary history, orienting and responding quickly to the gravest threats or most promising opportunities, improved the chance of survival, and this capability is certain not restricted to humans. Even in modern humans, System 1 takes over in emergencies and assigns total priority to self-protective action. Imagine yourself at the wheel of a car and that unexpectedly skids on a large wheel slick. You will find that you have responded to threat before you become fully conscious of it. Okay, ह्यूमन जो सिस्टम वन होता है, जो ऑटोमेटिक सिस्टम काम करता है हमारे माइंड के अंदर, वो हो जाता है बिकॉज ओके ये आज के जो मॉडर्न ह्यूमन के अंदर भी होता है। सपोज देखो, एक गाड़ी आ रही है, एक गाड़ी, आप रास्ते सपोज सपोज आप एक रोड क्रॉस कर रहे हो, आपने गाड़ी आ रही आने की देखा नहीं, हठात आपने सडनली आपने देखा कि गाड़ी आ रही है, तो आप बिना सोचे ही ऑटोमेटिक बैक हो जाते हैं। कैसे हुआ? आप तो उसमें कॉन्शियस भी नहीं थे कि मुझे बैक जाना है, अब इतना भी सोचा नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली आप पीछे गए। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो सिस्टम वन होता है वो आपकी बॉडी को और आपके दिमाग सबकॉन्शियस को वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है। इसीलिए वो कॉन्शियसली सॉरी अनकॉन्शियसली वो आपको ऑटोमेटिकली ट्रिगर किया पीछे जाने को। एंड जब तक आप कॉन्शियस होते हैं आपको पता चल जाता है कि अरे ये मैं कैसे किया, गाड़ी आ रही थी लेकिन मैं अनकॉन्शियसली कैसे पीछे आया। ओके, ये सब हो पाया है बिकॉज ऑफ द सिस्टम वन। ओके, एंड ओके, एक और अनदर पैराग्राफ पर रीडिंग करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, जो भी चार चीज़ें हमारे सिस्टम के अंदर है, जो भी माइंड बनी है, जो अभी हमारी आँखें होती हैं, वो हमारे बॉडी की कंफर्ट के लिए बनी है एंड हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट के लिए करने के लिए बनी है। तो वो सारे ना जो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए ना कभी भी आपको पुश नहीं करेंगे, अपने आप खुद ही आपको पुश करना पड़ेगा। एंड जब वो किसी एक हैबिट में पहुंच जाते हैं तभी वो उसी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो वो आपको उन सारे चीज़ों से प्रोटेक्ट करना चाहेंगे। ओके, तो coming to the next topic, paragraph, sorry. Betty and I worked together for only a year, but our collaboration had a large effect on our subsequent careers. He eventually became the leading authority on cognitive pupillometry, and I wrote a book titled Attention and Effort, which was based in large part on what we learned together and on follow-up research I did at a Harvard the following year. We learned a great deal about the working mind, and which I now think of system 2 of measuring pupils in wide a variety of tasks. और उधर कहते हैं कि मैं और बिट्टी अ, एक ही साल काम किए, बट जो हमारी जो कोलैबोरेशन थी बहुत बेहतरीन और कामयाब, बहुत अच्छी थी। एंड इसमें हम ब्रेन की जो कैपेसिटी, जो pattern of activity, action changes in as a skill increases, fewer brain regions involved, the talent similar effects, ओके, ये सारे चीज़ें। एंड उसके बाद एंड उन्होंने ऑथर कहते हैं कि मैंने एक अटेंशन एंड एफर्ट नामक एक बुक लिखी, जो कि बेस्ड है इस हमारी जो वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है ज़्यादा। एंड अब वो नाउ आई वो सोच रहे हैं कि सिस्टम वन में जो पुपिल्स वेराइटी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ टास्क हैं वो भी उनकी एक्सपेरिमेंट की वजह से कुछ पॉइंट्स आए हैं, अच्छी पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ इज as you become skilled in a task, its demand for energy diminishes. Studies of brain we have shown that the pattern of activity associated associated with an action changes as skill increases. With fewer brain regions involved, talent has similar effects. Highly intelligent individuals need less effort to solve the same problems, as indicated by both pupil size and brain activity. A general law of least effort applies to cognitive as well as physical exertion. The law asserts that if there are several ways of achieving the same goal,
people will eventually gravitate to the least demanding courses of action. In economy of action, effort is a cost, and acquisition of skill is driven by the balance of benefits and the cost. Laziness built deep into our nature. Okay, laziness हमारे अंदर ही बहुत डीपली है. ओके. ओके, इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि आज यू बिकम स्किल्ड इन टास्क, किसी चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, कुछ उसके बारे में ज़्यादा आपको हो जाते मन नॉलेज हो जाता है उस चीज़ के ऊपर, तो वो एनर्जी डिमिसेस हो जाता है एंड आप इस चीज़ को करने में थोड़ी सी लेस एनर्जी यूज़ करके, लेस एफर्ट करके आप इजीली इस चीज़ को कर सकते हैं, जो उस चीज़ को. इन सिमिलर केस में हाईली जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको वो काम करने के लिए कम एनर्जी, कम एफर्ट देना पड़ता है एज ए नॉर्मल पर्सन, जो कि नॉट दैट मोस्ट हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के जैसा. सो उनके जो काम की जो एनर्जी वो ज़्यादा यूज़ करेंगे as compared to the highly intelligent people. Okay, and next paragraph is the task that we studied varied considerably in their effects on the pupil. At Wesleyan, our subjects were awake, aware, and ready to engage in task, probably at a higher level of arousal and cognitive readiness that usual. Holding one or two digits in memory or learning to associate a word with a digit three corridor and produce reliable effects on momentary arousal above the baseline, but the effects were minuscule. Only 5% of increase in pupil diameter associated with AD3, a task that required discriminating between the pitch of two tones, yielded significantly larger dilations. Recent research has shown that in inhibiting the tendency to read distracting words, as in figure 2 of the preceding chapter, also induces moderate effort. Tests short-term memory for 6 or 7 digits were more effortful, as you can experience the request to retrieve and say aloud your phone number and your spouse's birthday also requires a brief but significant effort, because the entire string must be held in memory as a response is organized. Mental multiplication or two-digit number and the add three tasks are near the limit what most people can do. Okay. ऑथर कहते हैं कि इसमें ऑथर एक चीज़ को गौर किया है इस पैराग्राफ में कि जो भी हम किसी रियलिटी में ऑर्गेनाइज करने से पहले या कुछ चीज़ों को रियलिटी में लाने से पहले हम उससे अपने दिमाग के अंदर एक प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ही बाहर उसे एक्सपीरियंस करते हैं. जैसे कि हो गया आपकी गर्लफ्रेंड की या आपकी वाइफ की जो बर्थडे सेलिब्रेशन आपको ऑर्गेनाइज करना है, तो पहले लाउडली आपके दिमाग के अंदर करना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, एंड उसके बाद आप बाहर कर सकते हैं उसे. ओके, रियलिटी में. एंड सिमिलर टू द हमारी जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसमें भी वही सेम चीज़ यूज होता है. ओके. एंड ऑथर कहते हैं कि जो इस चीज़ को ना ऑलरेडी भी पहले भी बता चुके हैं. वो कहते हैं कि जब हम सोने के बाद उठते हैं, उठने के बाद हमारी जो ऑटोमेटिकल जो सिस्टम 1 सिस्टम 2 ऑटोमेटिकली एंगेज हो जाते हैं अपने अपने काम पे. ओके. एंड नेक्स्ट पैराग्राफ देखें तो व्हाट मेक्स सम कॉग्निटिव ऑपरेशंस more demanding and effortful than others? What outcomes must be we purchase in the currency of attention? What can system 2 do that system 1 cannot? We now have tentative answers to these questions. अभी कहते हैं कि सम कॉग्निटिव ऑपरेशंस होंगे जैसे कि डिमांडिंग, मोर डिमांडिंग और एफर्टफुल दैन अदर्स. एंड वो एफर्ट यहाँ पर करेंसी के ऊपर कंपेयर किया गया है. मोस्ट परचेज इन द करेंसी ऑफ अटेंशन. जितना अटेंशन दोगे
उतना ही वो चीज़ निखर के आएगी। जैसे कि किस चीज़ में आप ज़्यादा कंसंट्रेशन दोगे तो वो चीज़ आप ज़्यादा याद कर पाओगे। एंड जिस आपको पैसा देना हो, पैसा से आप आजकल बहुत ज़्यादा करेंसी पैसे से होता है, तो जो भी चीज़ करना चाहते हो वो पैसे देने से बाद ही होता है। तो इस अटेंशन और पैसे को कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ी सिमिलरिटीज़ भी हैं। ओके, वो कहते हैं कि व्हाट कैन सिस्टम टू क्या कर सकता है और सिस्टम टू क्या नहीं कर सकता। एंड वी हैव अ टेंटेटिव आंसर। इसके बारे में, इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में हम अभी बात करेंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट effort is required to maintain simultaneously in memory several ideas that require separate actions or that need to be combined according to a rule. Rehearsing your shopping list as you enter the supermarket, choosing between the fish and the wheel at a restaurant, or combining a surprising result from a survey with the information that the sample was small. For example, System 2 is the only one that can follow rules, compare objects on several attributes, and make deliberate choices between options. The automatic System 1 does not have these capabilities. System 1 detects simple relations. They are all alike. The son is more stellar than the father and excels at integrating information about one thing, but it does not deal with multiple distinct topics at once, nor is it adept at using purely statistical information. System 1 will detect that a person described as a meek entity dissolve with need for order or structure and a fashion for detail resembles caricature librarian. But combining this intuition with knowledge about the small number of liberations is a task that only System 2 can perform. If System 2 knows how to do so, which is true of few people. Okay, और इस पैराग्राफ में ऑथर कहते हैं कि एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन साइमल्टेनियस मेमोरी सेवरल आइडियाज रिक्वायर्स सेवरल। ऑथर कहते हैं जो साइमल्टेनियस मेमोरी आइडियाज तो होती हैं एंड आइडियाज तो आते हैं, लेकिन एवरी आइडियाज हैव द डिफरेंट सेपरेट एक्शंस, तो हमें उसे कंबाइन करना होगा। एंड रिहर्सिंग, जैसे कि हो गया सुपरमार्केट, आपको एंटर किए, एंटर करने के बाद जो लिस्ट ऑफ द आपको क्या क्या लेना है एंड क्या लेना है, उसमें अगर कुछ चेंजेस करना होगा वो सिस्टम 2 करेगा। एंड सिस्टम 2 की और एक चीज़ है कि वो रूल्स को फॉलो करेगी एंड कंपेयर ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को कंपेयर करेगी। ओके, कंपेयर करेगी ये चीज़ अच्छा है या चीज़ अच्छा है, ये अच्छा है। ओके, एंड फॉर स्मॉल सैंपल एंड वो सर्वे एंड ऐसी कैपेबिलिटीज एंड डेलिवेट बिटवीन टू ऑप्शंस, ऐसी जो एंड डिसीजन भी ले सकता है ये, एंड किसी चीज़ को मानना, इस चीज़ को करना है, ये सब सिस्टम 2 कर सकता है। लेकिन सिस्टम 1 की कैपेबिलिटीज ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकता वो सिस्टम 1। ओके, एंड सिस्टम 1 क्या कर सकता है, ओनली एक नॉर्मल रिलेशन को डिटेक्ट कर सकता है, जैसे कि बेटा बाप से ज़्यादा बड़ा है, मतलब ज़्यादा टेलर है, and excels in integrating information about one thing, but it does not deal with multiple distinct topics at once, nor is it adept at using purely statistical information. एंड ओके, सिस्टम 1 डिटेक्ट करेगा पर्सन डिस्क्राइब अ मीक एंड टीडी, जो कि एक साइलेंट, ओके, एंड जो नीड करता होगा स्ट्रक्चर एंड फैशन, किसी ऑर्डर को वेट कर रहा होगा, करने के बाद ही मैं इससे चीज़ को ऑर्डर दूंगा। इसका मतलब वहाँ पर ना सिस्टम 1 थोड़ा हावी होता है। अगर तुम किसी चीज़ को डिसीजन नहीं लेते या किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते या किसी चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते ना, आप समझ लेना आपके अंदर सिस्टम 1 की बहुत ज़्यादा काम कर रही है एंड सिस्टम 2 आपकी थोड़ी सी लो है। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो कुछ एक्सरसाइज करके, जैसे कि अच्छा या बुरा हो, लेकिन आपको अपनी डिसीजन और अपनी जजमेंट्स आप ही को खुद ही लेना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं अनदर पैराग्राफ दैट इज
A crucial capability of System 2 is to adoption of task sets. It can program memory to obey an instruction that overrides habitual responses. Consider the following. Count all occurrences of the letter F in the of F in this page. This is not task you have ever performed before, and it will not come naturally to you, but your system too can take it on, and it will be effortful to set yourself off for this exercise and effortful to carry it out. Although you will surely improve with practice, psychologists speak of executive control to describe the adoption and the termination of task sets, and neuroscientists have identified the main regions of the brain that serve the executive function. One of these regions is involved whenever a conflict must be resolved, and another is a prefrontal area of the brain, a region that is substantially more developed in humans than in other primates and involved in operations that we associate with intelligent. ओके okay. जो सिस्टम टू की जो मेन कैपेबिलिटी है वो क्या है कि सिस्टम टू सिस्टम टू आप अडोप्टेशन कर सकता है, जैसे कि एक रूल है पहले से चली आ रही है एंड उस रूल में कुछ चेंजेस करना है, अडोप्टेशन करना है नई चीज़ को, तो ये सिस्टम टू कर सकता है, बट सिस्टम वन नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम वन बहुत सारी चीज़ें कर सकता है जो ऑलरेडी तुम कर चुके हैं पहले। ओके, जैसे कि तुम किसी चीज़ नई चीज़ को देखा, देखने के बाद उसी हिसाब से आपको उसी रिलेटेड कुछ यादें करना करते हो कि अगर मैं कुछ पास्ट में कुछ इससे रिलेटेड कुछ किया हूँ क्या, करा होगा, तो उस हिसाब से वो जो भी थिंकिंग आएगा, उस हिसाब से जो रिलेटेड जो कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगी, उस हिसाब से आप उसी से डिसीजंस लोगे। ओके, बट इन द सिस्टम टू में आप चेंजेस भी कर सकते हो, एंड जो सिस्टम टू में होती है जो काम करना वो नेचुरली नहीं आता है, जैसे सिस्टम वन में ऑटोमेटिकली जो नेचुरली आता है, सिस्टम टू नेचुरली आने के लिए आप कुछ एक्सरसाइज और कुछ एफर्टफुल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जैसे कि इसे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल कहते हैं, डिस्क्राइब्ड एडप्टेशन एंड टर्मिनेशन, इस टास्क को हमें करना है या टास्क को नहीं करना है, ये सब सिस्टम टू ही संभालती है। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। Suppose that at the end of the page you get another instruction. Count all the commas in the next page. This will be harder because you will have to overcome the newly acquired tendency. Focus attention on F, letter F. And one of the significant discoveries of cognitive psychologists in recent decades is that switching from one task to another is effortful, especially under time pressure. The need for rapid switching is one of the reasons that add 3 and mental multiplication are so difficult to perform the add 3 task. You must hold several digits in your working memory at the same time, associating each with a particular operation. Some digits are in the quick to be transformed, one in the process of transformation, and others already transformed are retained for reporting. Modern tests of working memory require the individual to switch repeatedly between two demanding tasks, retaining the results of one operation while performing the other. People who do well on these tests and tend to do well on the test of general intelligence. However, the ability to control attention is not simply a measure of intelligence. Measures of efficiency in control of attention predict performance of air traffic controllers and of Israel Air Force pilots beyond the effects of intelligence. ओके, इसमें एक एक्सपेरिमेंट एक एग्जांपल लिखा है कि आप इस पेज में जितने भी एफ उसको आप काउंट करना है। ये काउंट करना
ये आप पहले कभी किया ही नहीं होगा इस टास्क को, तो आपको थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा। ओके, एंड अनदर टास्क इसे कंप्लीट करने के बाद, ओके, इसे इजीली आप कर पाए तो नेक्स्ट टास्क ये है कि जो नेक्स्ट पेज में जितने भी कॉमास हैं उसे काउंट करना है। ओके, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि इससे पहले आप कभी ऐसी चीज़ें किया ही नहीं। तो इससे करने के लिए सिस्टम 2 जो कि एग्जीक्यूटिव कंट्रोलर होता है उसे यूज करके करना पड़ेगा। सिस्टम 1 तो नहीं कर पाएगा बिकॉज सिस्टम 1 इससे पहले इस टाइप का जो टास्क को किया ही नहीं। ओके, and time pressure is another driver of effort. As you carried out the add 3 exercise, the rush was imposed in part by the metronome and in part by the load on memory, like a juggler with several balls in the air. You cannot afford to slow down. The rate at which material decays in memory forces the face, driving you to refresh and rehearse information before it is lost. Any task that requires you to keep several ideas in mind at the same time has the same horrid character. Unless you have the good fortune of a uh, capacious working memory, you may be forced to uncomfortably hard. The most effortful forms of slow thinking are those that requires you to think fast. Okay, टाइम प्रेशर इज अनदर ड्राइवर ऑफ एफर्ट। अगर आपके पास कम समय है तो कम समय में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो प्रेशर ज़्यादा देना पड़ेगा। आज यू कैरिड आउट द आर 3 एक्सरसाइज, द रोज वॉज इम्पोज्ड in part by the metronome and in part by the load of memory like juggler several balls in the air. You cannot afford slow down, उसे तुम slow down नहीं कर सकते। एंड जैसे कि यह हो गया, जैसे ओके, द मोस्ट एफर्टफुल फॉर्म स्लो थिंकिंग। अगर आप स्लो थिंकिंग करोगे, द मोस्ट दैट दोज दैट रिक्वायर यू टू थिंक फास्ट। अगर स्लो काम करते हो एंड लास्टली जब वो होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद वो प्योरली आप उसे फास्ट वे भी कर सकते हो। ओके, फास्ट थिंकिंग के साथ। ओके, एंड नेक्स्ट पैराग्राफ इज you surely observed as you performed ad 3 how unusual it is for your mind to work so hard. Even if you think for a living, a few of mental tasks in which you engage in the course of working day are as demanding ad 3 or even as demanding as strong 6 digits for immediate recall. We normally avoid mental overload by dividing our task into multiple easy steps, committing intermediate result to long-term memory to paper rather than an easily overloaded working memory. We cover long distances by taking our time and conduct our mental lives by law of least effort. ओके, हम ज़्यादा याद कर सकते हैं, हम लो लिस्ट एफोर्ड करके हम ज़्यादा चीज़ों को याद कर सकते हैं। ओके, एंड आल्सो दैट थोड़ा टाइम दे के उसमें थोड़ा टाइम दे एंड लो एफोर्ट के साथ करें तो इजीली वो हमारे दिमाग में रह जाएगा। जैसे कि हम R3 एक्सरसाइज थी एंड उसमें अगर हम 6 डिजिट का नंबर रिकल करना है तो उसे अवॉइड करने के लिए हम स्टेप्स छोटे छोटे स्टेप्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं ताकि हमें इजीली उसे हम रिकल कर सकते। लेकिन ऐसा जब हम स्पीड थिंकिंग में होते हैं तो उस टाइम पे ये ख्याल आपके दिमाग में नहीं आता कि जो चीज़ इतनी बड़ी लग रही है उसे हम छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, सेम इस चीज़ को बारे में रिमाइंड इंटीग्रेशन जो कि हमारी मैथमेटिक्स में है, उसमें भी एक रेक्टेंगल का या किसी एक कर्व का एरिया को फाइंड करने के लिए उसे छोटा छोटा स्लाइड्स में काटा जाता है एंड छोटी छोटी स्लाइड्स को जो एरिया होता है उसी हिसाब से उसकी जो टोटल जो स्लाइड्स को काटा गया है उस सब का सम करेंगे तो उसकी जो रेक्टेंगल की एरिया निकल के आती है। इस सेम जो लॉजिक को यूज करके हम अपनी जो मेमोरीज के वर्क को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, लोड को थोड़ा कम कर सकते हैं। ओके, इतना था। एंड लास्टली जाने से पहले एक स्पीकिंग ऑफ अटेंशन एंड एफर्ट के बारे में ऑथर कहते हैं कि
आई वॉन्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वाइल ड्राइविंग। मैं जब हम ड्राइव करता हूँ तो मैं सॉल्व करने को कभी कोशिश नहीं करता। दिस इज़ ए पुपिल डिलेटिंग टास्क, इट रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट। ये पुपिल डिलेटिंग टास्क है जो कि आँख ऑटोमेटिकली जो पुपिल्स होता है विडनिंग होता है, कंस्ट्रिक्टेड होता है, एंड ये ऑटोमेटिकली मेंटल की जो एफर्ट होता है रिक्वायर्स मेंटल एफर्ट रिक्वायर करता है। ओके, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट इज ऑपरेटिंग हियर, ही विल थिंक as little as possible। ओके, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्टिंग हियर मतलब लीस्ट एफर्ट मतलब आप जितना छोटा छोटा पार्ट को आप याद करोगे या उसमें आप सोचोगे तो आप ज़्यादा रिमेंबर ज़्यादा रिकॉल कर सकते हो। ओके, she did not forget about the meeting, she was completely focused on something else when the meeting was said and just she did not hear you। ओके, एक अगर यहाँ पर एक ऑथर ले सपोज हम एक ऑफिस के अंदर एक मीटिंग चल रही है, एक लड़की वो मीटिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई है, मतलब जो भी मीटिंग में अंदर बताया गया है वो सारे वो उसके दिमाग में अंदर घुसती नहीं है, मतलब वो सुना ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि वो किसी और काम में व्यस्त है, किसी और काम में अपना दिमाग लगा रही है। ओके, and when next is what come quickly to my mind was an intuition from system 1, I have to start over and search my memory deliberately। ओके, एंड लास्टली जो सिस्टम वन के बारे में ऑथर कहते हैं, सिस्टम वन क्या है? सिस्टम वन वो चीज़ है जो चीज़ ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले या हमारे साथ हो चुका है पहले, उससे जब हम किस क्विकली जो अपने माइंड में आता है ऑटोमेटिकली क्विकली माइंड में आता है कि हाँ मैं इससे भी पहले भी कर चुका हूँ, तो इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, डेलिबरेटली अपने माइंड के अंदर वो सर्चिंग करते हैं कि पहले इस टाइप का चीज़ कुछ मेरे साथ हुआ है या नहीं, और उस हिसाब से वो काम करती है। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कभी भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दिया है, मतलब स्टेज में जाकर कुछ भी स्पोकन अप नहीं किया या कुछ भी शेयर नहीं किया, तो पहली बार अगर मैं जाऊंगा उस स्टेज पे तो मुझे सिस्टम 2 के तरह साथ प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा एफर्ट देना पड़ेगा उसमें, उसे याद करने के लिए, उसे क्या कहना है उस स्टेज में जाकर वो सारे। लेकिन अगर मैं इससे पहले हज़ार स्टेजेस में जाकर अपना परफॉर्मेंस दिया होऊंगा या कुछ स्पीच दिया होता, तो मैं ऑटोमेटिकली जाता एंड जो कुछ भी मेरे टॉपिक है उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर मैं बिना हेजिटेट हुए और बिना कहाँ पे बिना थ्रेट ना हुए मैं उस चीज़ को अच्छे से कर पाता। ओके, एंड ये था आज के लिए इतना ही, एंड ये था चैप्टर 2 के बारे में जो कि पार्ट 1 फ्रॉम द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय द डैनियल कैनीमान। ओके, इतना ही, एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे पिताजी, मेरे माता जी को एंड सबको, आप सभी को एंड थैंक यू। एंड आल्सो स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मेरे कृष्णा जी को जिन्होंने आज और एक मौका दिया और एक नया दिन मौका दिया, जो कि इस और मौका दिया कुछ सीखने का, कुछ एक्सपीरियंस करने का, कुछ मोमेंट को एंजॉय करने का और इससे कुछ सीखने का। तो थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। एंड जो मेरे ज़िंदगी में है, मेरे लाइफ में है अभी मस्ट सराउंड्स में, मेरे दोस्त हो गया, मेरे कलीग्स हो गया, जो भी सभी, एंड मेरे जो साउंड्स में मेरे बुक्स हैं एंड मेरे जो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, जो भी है सबको मेरा धन्यवाद कहना चाहूँगा। क्या हुआ अगर इनकी ज़िंदगी नहीं है, इनकी जान नहीं है, तो क्या हुआ, ये एक भी मटेरियल है ना। तो सबको मेरा थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड ईच पर्सन, धरती के जितने भी लोग हैं सबको, इतने भी स्पेसिस, सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई और एक नई वीडियो में। एंड ओके, कैसे भूल सकता हूँ, यस्टरडे ना बहुत बेहतरीन था एंड उससे ज़्यादा बेहतरीन आज है। ओके, क्योंकि कल तो बेहतरीन था एंड बेहतरीन से बेहतरीन आज है। तो थैंक यू कृष्णा, इतना ब्यूटीफुल सुबह जो सनराइज की जो सुबह होती है, मॉर्निंग देने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू, आई लव यू आइस। ओके, एंड ऑल्सो लव यू कृष्णा, बाय। एंड जाने से पहले
आपको एक चीज़ रिमाइंड करना चाहूँगा अ, कि जो भी मैं इसमें एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, वो जितना भी मैंने मेरे मेरे लाइफ़ में अभी जितना मैं मेरा एज है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसी हिसाब से मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। तो ओके, कुछ भी गलतियाँ हो रही है होती है मेरे से तो मुझे माफ़ कर देना, ओके? अ, तो इतना ही एंड जाने से पहले कीप स्माइलिंग एंड नेवर मिस योर स्माइल फ्रॉम योर अपनी फेस से। तो स्माइल करना हर वक़्त स्माइल ही करता रहें।